हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में आगे बढ़ते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे और हमने जो है उसमें किडनी के स्ट्रक्चर को समझा। हमने देखा कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, अलग अलग जीवों में एक्सक्रीशन का तरीका क्या क्या होता है। ठीक है, ये भी देखा हमने यूरियोटैलिक का मतलब क्या है, यूरिकोटैलिक का मतलब क्या, अमोनोटैलिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये भी देखा कि यूरिया का फॉर्मेशन कहां पर होता है। ठीक है, और जो है हमने रीनल कॉर्टेक्स के बारे में, रीनल मेडुला के बारे में, कॉलम ऑफ वर्टिन के बारे में, रीनल पेल्विस के बारे में, मेजर क्लाइसिस, माइनर क्लाइसिस के बारे में बात किया हमने नेफ्रॉन्स को देखा हमने कि ग्लोमेरुलस क्या होता है, मेल्पिजन कैप्सूल का मतलब क्या होता है, बोमेन कैप्सूल क्या होता है, पोडोसाइट क्या होते हैं। भूल गए कि याद है? सब चीजें हमने समझी अच्छे से। ठीक है, हमने ये भी देखा हुआ है बेटा कि जो है वो पीसीटी क्या होता है, डीसीटी क्या होता है, लूप ऑफ हेनले क्या होता है, कहां पर किस प्रकार का जो है वो रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, सिक्रेशन का मतलब क्या होता है, यूरिन के फॉर्मेशन की 3 स्टेप को भी हमने अच्छे से समझा हमने। ठीक है, तो चलिए लेक्चर इस बार हम थोड़ा सा जो है उससे आगे बात करेंगे। हम जो है वो काउंटर करंट मैकेनिज्म पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये तो हम अच्छे से समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें हम। तो अब हम बात करने वाले हैं बेटा, हम बात करने वाले हैं कि यूरिन का, देखो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जीएफआर के बारे में बात किया था। मैंने कहा था कि दिन भर में जितना फिल्ट्रेट बनता है उसका वॉल्यूम देखोगे तो 180 लीटर के आसपास होता है, जबकि जो यूरिन बाहर एक्सक्रीट किया जाता है वो 1.5 लीटर के आसपास है। मतलब ये कि 178.5 लीटर वॉक को रीअब्सॉर्ब कर लिया गया है। मतलब एक बेहतर फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म होना चाहिए और साथ में जो एक्स्ट्रा वाटर निकल गया उसको रीअब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी होना चाहिए। तो हमने कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के बारे में बात किया था, हमने जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के बारे में बात किया था। याद है कि नहीं याद? ये सब जितने टर्मोलॉजी बोल रहा हूं सब दिमाग में घूमना चाहिए बेटा। ठीक है ना? चलिए, तो अभी हम बात कर रहे हैं किसके, अभी हम बात करेंगे बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म पर हम बात करेंगे। तो जो काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब क्या है, वो कहता है आपसे कि जो है वो किस प्रकार से यूरिन कॉन्सेंट्रेट करता है, इस पर ये बेस्ड है बेटा। ठीक है, चलिए, है ना? तो अभी हम बात कर रहे हैं क्या बेटा, हम बात कर रहे हैं कि मैमल्स हैव टू हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। के मैमल्स में वो क्षमता होती है कि वे सांद्रित या कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसमें हेनले लूप और वासा रेक्टा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या है बेटा? ये है, हो गया है आपका लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले हो गया है, और ये क्या है? ये है वासा रेक्टा। के वासा रेक्टा, ठीक है ना? याद है? वासा रेक्टा जो है वो कैपिलरी पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है हमने के एफरेंट जो है इफरेंट आर्टियोल से निकलती हैं, है ना? ठीक है, चलिए अब समझते हैं बात कुछ। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हैंडलेस लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन। अब क्या बोलना चाह रहा है वो? कह रहा आपसे कि जो फिल्ट्रेट का फ्लो होता है लूप ऑफ हैंडले की दोनों लिम्ब में, एक क्या है, एक डिसेंडिंग लिम्फ है, एक असेंडिंग अपोजिट। अब सिंपल सी बात है, जो डिसेंडिंग लिम्फ है उसमें फ्लो कैसा हो रहा है? नीचे की दिशा में हो रहा है, नीचे हो रहा है, हो रहा है नीचे, हो रहा है नीचे के। और जो असेंडिंग लिम्फ है उसमें कहां हो रहा है? उसमें ऊपर की ओर हो रहा है। तो डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं है? है। लूप ऑफ हेनले में दोनों जो लिम्स हैं उनमें दोनों में जो 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 फिल्ट्रेट है उसके बहने का डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे ही यदि हम बात करें, हम बात करते हैं हम ब्लड की वासा रेक्टा की, यदि हम बात करें हम इसकी, इसमें भी क्या है बेटा? इसमें भी डायरेक्शन जो भी इसका जो डायरेक्शन है वो भी क्या है? वो अपोजिट डायरेक्शन में, वो भी क्या है? वो भी अपोजिट डायरेक्शन में वो। ठीक है बेटा, है ना? ये भी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्लियर? ठीक है, तो अब इसे मैंने कहा यहां नीचे यहां ऊपर हट के अपोजिट डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है? ये अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जो केमिकल यहां से निकल के आया वो यहां से दूर हट जाए और फ्रेश ब्लड वहां पे आ जाए। ठीक है ना? समझ रहे हैं? ताकि लगातार कॉन्सेंट्रेशन बना रहे, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? हम इसे काउंटर करंट पकड़। काउंटर करंट मतलब अपोजिट दिशाओं में, दो अलग दिशाओं में बहने वाली धाराएं। काउंटर करंट का मतलब है दो विपरीत दिशाओं में बहने वाली धाराएं। क्या लिखा देखो, द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट in the two limbs of Henle's loop is in opposite direction, thus form a counter current. The flow of blood through the two limbs of vasa recta is also a counter current pattern. देखो आप, है ना? देखिए आपके सामने इमेज है ना? काउंटर करंट पैटर्न में हमको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, the proximity between Henle's loop and vasa recta as well as the counter current in them help in maintaining and increasing osmolality towards the inner medullary interstitium. ठीक है, वो कह रहा है आपसे
कि ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जो है लूप ऑफ हेनले में काउंटर करंट होता है, यानी दोनों लिम्ब में जो फिल्ट्रेट के बहने का डायरेक्शन होता है वो अलग होता है। डिसेंडिंग में नीचे आएगा, असेंडिंग में ऊपर जाएगा। के लूप ऑफ हेनले के बाद हम बात करते हैं वासा रेक्टा की बात करें, उसमें भी जो है वो ब्लड आएगा और जाएगा। आ रहा है नीचे की तरफ, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर से जा रहा है उठ के। तो ये बोल रहे हैं आपसे कि दोनों पास पास में होते हैं। तो जो लूप ऑफ हेनले से जो भी फिल्ट्रेट को रीअब्सॉर्ब करना होता है, जो सब्सटेंस को, वो ब्लड में जाएगा और ब्लड लेके आगे निकल जाएगा। ठीक है। और जो सब्सटेंस सीक्रेट करना है, मतलब जनरली क्या होता है, जनरली यदि हम सिक्रेटेशन की बात करें तो लूप ऑफ हेनले में ऐसा नहीं होता है। लूप ऑफ हेनले में क्या हो रहा है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है, नीचे वाला लिम्ब है, वो वाटर को रिलीज कर रहा है। वो वाटर ब्लड से अलग हट गया और चला गया आगे के, और जो असेंडिंग लिम्ब है वो सोडियम क्लोराइड को रिलीज कर रहा होता है। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं आपसे कि ये जो स्ट्रक्चर है, जो काउंटर करंट का स्ट्रक्चर है और लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा का पास पास में होना है, ये मेडुला के अंदर वाले हिस्से में हाई ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है। जैसे कि हम मेडुला में, जैसे जैसे कॉर्टेक्स से हम मेडुला में नीचे की ओर आते जाते हैं, वैसे वैसे लगातार कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाता है। वो क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम 300 मिली ऑस्मॉल पर लीटर से लेकर जो है वो क्या है, मिली ऑस्मॉल लीटर से लेके इन दी कॉर्टेक्स से लेके 1200 मिली ऑस्मॉल तक जो है वो इनर मेडुला में होता है। मतलब हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर जो इनर मेडुला में देखने मिल रहा है आपको, जहां तक लूप ऑफ हेनले पहुंच सकता है, वो 1200 मिली ऑस्मोल के। और बाहर तरफ क्या है, आउटर सरफेस में, मतलब ये जैसे जैसे जो है जो भी हेनले लूप जितना गहरा मेडुला के अंदर जाएगा, उतना अधिक उसको मोर कॉन्सेंट्रेशन अंदर मिलेगा, तो मोर वाटर को वो बाहर रिलीज करेगा। यदि मेडुला में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते हुए क्रम में ना होगा ना बेटा, तो वाटर बाहर नहीं निकल पाएगा। पहले वाटर बाहर निकला, कॉन्सेंट्रेट हो गया फिल्ट्रेट, फिर और वाटर को बाहर निकालने के लिए बाहर का कॉन्सेंट्रेशन और अधिक चाहिए आपको, क्योंकि हमें मालूम है ऑस्मोसिस तब तक चलता है जब तक कि जो है दोनों तरफ का लिक्विड का मीडियम बराबर कॉन्सेंट्रेशन का ना हो जाए। तो मान लो 300 मिली ऑस्मोल में कुछ फ्लूइड बाहर निकला, तो अब फिल्ट्रेट आगे बढ़ गया, 600 मिली ऑस्मोल आ गया तो और बाहर निकलेगा, 1200 मिली ऑस्मोल आ गया बाहर तो और बाहर निकलेगा। मतलब लगातार यदि आपको यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना है, तो आपको जैसे जैसे गहराई में लूप ऑफ हेनले जाएगा, वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए, और ऐसा ही होता है मेडुला के अंदर। ठीक है। और ये क्यों होता है, दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया। और ये यूरिया के बारे में हमने पिछली क्लास से बात भी किया था कि कलेक्टिंग डक्ट से कुछ यूरिया निकल के बाहर आता है, जो मेडुला के अंदर ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है। सोडियम क्लोराइड जो होता है, इसको सोडियम क्लोराइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप व्हिच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। के क्या होता है, वो बोल रहा है आपसे कि सोडियम क्लोराइड को जो है वो क्या होता है कि जो लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब होता है, वो सोडियम क्लोराइड को क्या करता है, वो बाहर तरफ रिलीज करता है। कहां पर, वो उसको देता है वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब को प्रोवाइड करता है। सोडियम क्लोराइड जो होता है जो है वो इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। वासा रेक्टा का जो असेंडिंग पोर्शन होता है, वो सोडियम क्लोराइड को वापस से रिलीज करता है। अब क्या हो रहा है, क्या बोलना चाहता है आपसे, अब देखो सुनिए। अब बड़े मजे की बात, थोड़ा इमेजिन करना, समझना बेटा, थोड़ा समझने की कोशिश करना आपके। जैसे मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा आपसे ये लूप ऑफ हेनले हो गया, ठीक है ना, ये डिसेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग लिम्ब है। ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपका वासा रेक्टा हो गया, डिसेंडिंग और असेंडिंग के। तो क्या बोल रहा है वो आपसे, ये बोल रहा है बेटा एग्जामिनर कि सोडियम क्लोराइड को इसने निकाला, इसने इसको यहां दे दिया, इसको इसने, है ना। तो असेंडिंग लिम्ब सोडियम क्लोराइड को बाहर रिलीज करते, यहां दे दिया, लेकिन ये जो ब्लड लेके आया, इसने उसको यहां जाके बाहर निकाल दिया, यहां से बाहर निकाल दिया उसने। मतलब वो सोडियम क्लोराइड निकल के फाइनली इंटरस्टिशियल स्पेस में आ चुका है, क्योंकि यदि वो लेके चला गया आगे चला गया, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, उससे प्रॉब्लम ये हो जाएगी उससे कि नीचे का मेडुला का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगा। ठीक है। इसीलिए क्या लिख, देखो अब पढ़ो, अब ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। ये जो ग्रेडियंट है, ये सोडियम क्लोराइड और यूरिया ने बनाया हुआ है। क्या बोल रहा है भैया, मेडुला के अंदर जाते हो, धीमे धीमे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा होता है, और ये जो बढ़ता हुआ कॉन्सेंट्रेशन का जो अंतर है, वो सोडियम क्लोराइड और यूरिया के कारण है। और सोडियम क्लोराइड को असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले उसको बाहर रिलीज करता है, वासा रेक्टा को देता है, वासा रेक्टा का जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है उसको बाहर जाके रिलीज कर देता है। सोडियम क्लोराइड इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वासा रेक्टा। ठीक है। वो उससे बाहर रिलीज करता है असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा से। ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार
जो है यूरिया का थोड़ा अमाउंट जो होता है वो असेंडिंग लिखा है, सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इंटर द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लीव ऑफ लूप ऑफ हेनले व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कुछ मात्रा में यूरिया जो है असेंडिंग लीव ऑफ लूप ऑफ हेनले में आ जाता है, जिसको बाद में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है फिर से इंटरस्टिशियम में डाल देता है। मतलब कुल मिलाकर बात है कि जो मेडुला के अंदरूनी हिस्से होते हैं वहां पर यूरिया लगातार प्रेजेंट रहेगा, वहां पर सोडियम क्लोराइड लगातार प्रेजेंट रहेगा, ताकि वहां का ऑस्मोलिटी अधिक बना रहे, वहां का अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बना रहे। ठीक है, क्लियर? देखिए ना, आप समझो बात को। देखो बेटा, एकदम अटेंटिव रहिए, इसमें समझने की कोशिश कीजिए ना, क्योंकि कठिन है, ये इतना आसान नहीं है बेटा, है ना। ये जो है मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर को समझाने में जो है वो मेहनत करनी पड़ती है। ये तो मैं हूं, एक डॉक्टर जो आपको सरलतम शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और मैं कह रहा हूं आपसे यही बेसिक फंडामेंटल, इसी को याद रखिए, इसको जो बता रहा हूं यही सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है इस घट के। क्या? देखो पहले समझो, एफरेंट आर्ट्रियोल आने वाला, इफरेंट आर्ट्रियोल, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, लूप ऑफ ये वासा रेक्टा, ये नीचे की ओर आया आया आया, ठीक है, और ये ऊपर की ओर जा रहा है, और फाइनली कहां चला गया? फाइनली आगे चला गया, है ना बेटा। ये ब्लड सप्लाई है। फिर देखो आप, जो पीसीटी से लूप ऑफ हेनले नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और ऊपर जा रहा है, जा रहा है। ठीक है, काउंटर करंट है कि नहीं है बताओ, है ना। यानी दोनों लूप में असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब में अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, फिर ब्लड के अब क्या हो रहा है, बोल रहा है वो आपसे बोल रहा है कि देखो भैया ऐसा है कि मेडुला के अंदरूनी हिस्से में ऑस्मोटिक प्रेशर बड़ा रहना चाहिए, तो यहां से जो सोडियम क्लोराइड निकल रहा है वो इसके पास जा रहा है, ब्लड के पास, और ये इसको क्या करेगा, यहां जाके इसको वापस से वो रिलीज, वापस बाहर रिलीज कर देगा। ठीक है, कुछ मात्रा में जो है, कुछ मात्रा में यूरिया इसके अंदर आ रहा है, और ये कलेक्टेड यूरिया को फिर से रिलीज कर देगा। मतलब यहां पे मेडुला के अंदरूनी हिस्से में ऑस्मोलिटी लगातार बनी रहेगी। क्लियर? ठीक है, अब देखो फैंटास्टिक इमेज के एनसीईआरटी ने जो तस्वीर दी है ना, इसको जो समझ गया ना, तो बस समझ लो आपकी काम खत्म। अब इसको सुनो, ये ओवर, उसने क्या किया, वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले को आजू बाजू रख दिया उसने। देखो गौर से देखो, नंबर 1 डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो देखिए आप। ठीक है, फिल्ट्रेट के फ्लो का डायरेक्शन देखिए, अपोजिट है कि नहीं है बताओ, है ना बेटा, अपोजिट है। फिर देखो आप यहां पे कि यहां से क्या हो रहा है, यहां से सोडियम, यहां से क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड इसने रिलीज किया, इसने लिया, इसने यहां छोड़ दिया, लाके छोड़ दिया। देखो ध्यान से एरो, जो मैंने बताया उसको गौर से देखिए आप, सारा कुछ जो बता रहा हूं सारा कुछ वैसा ही दिखाई पड़ेगा, है ना बेटा। ठीक है ना। तो देखो ना, तो ये एकदम अटेंटिव, यानी जो काउंटर, यही काउंटर करंट है, कुछ नहीं इसके अलावा। फिर बाकी तो चीजें हैं कि भाई कितने ऑस्मोलिटी, कितने गहराई पे क्या रहता है, तो वो सब हमको नहीं पढ़ना अभी के। मैं रेगुलर क्लास में थोड़ा डिटेल में पढ़ाता हूं उसको मैं, पर मैं अभी आपको बिल्कुल वही बताऊंगा जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर? दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन ए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। कुल मिलाकर पर्पस ये है कि मेडुला के अंदरूनी हिस्से में ऑस्मोटिक प्रेशर हायर बना रहना चाहिए। Presence of such interstitial gradient help in the easy passage of water to the collecting tubule। वाटर लगातार बाहर निकलेगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तक वाटर पहुंचेगा, और यूरिन को वो कॉन्सेंट्रेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम कॉन्सेंट्रेट देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। यानी जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है उसकी तुलना में ह्यूमन यूरिन लगभग जो है 4 गुना अधिक कॉन्सेंट्रेट होती है, अधिक सांद्रण वाली होती है। ठीक है, ये याद रखना बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं कि किडनी के फंक्शन कैसे रेगुलेट होते हैं, कि हाउ द किडनी फंक्शंस आर रेगुलेटेड के। तो मैंने आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करने का मतलब है किडनी को बंद होने से बचाना है। कि रीनल शटडाउन को बचाने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आपको जीएफआर चेक करना पड़ेगा, और जीएफआर को मैनेज रखना पड़ेगा। और हमारी बॉडी में क्या है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस प्रेजेंट है, जो जीएफआर को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी is efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanism involving the hypothalamus, juxtaglomerular apparatus and certain extent to the heart। अब देखिए, आपके किडनी के फंक्शंस को मॉनिटर करने में, रेगुलेट करने में हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म रोल प्ले करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, हाइपोथैलेमस से बनने वाले हार्मोन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी हिस्से से निकलते हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस इन्वॉल्व है, और इसमें कुछ हद तक हार्ट भी इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है ना। अब देखिए, the osmoreceptors in the body are activated by the change in the blood volume। के
यदि ब्लड के वॉल्यूम में कोई परिवर्तन होगा तो ब्लड की ऑस्मोटिक वैल्यू पर फर्क पड़ेगा, और ऑस्मोटिक वैल्यू पर फर्क पड़ेगा तो बॉडी उसको समझ जाएगी ऑस्मो रिसेप्टर की हेल्प से। बॉडी का फ्लड वॉल्यूम बदलेगा या आयनिक कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क आएगा तो उसे बॉडी तुरंत गेस कर लेगी, क्योंकि इसके लिए बॉडी में अलग अलग जगह पर ऑस्मो रिसेप्टर पाए जाते हैं। An excessive loss of fluid from the body can activate those receptors. These receptor के यदि बॉडी से फ्लूइड का अधिक लॉस होगा तो ये जो रिसेप्टर होते हैं ये एक्टिवेट कर जाएंगे, और ये हाइपोथैलेमस को बोलेंगे कि भैया एक हार्मोन रिलीज करो जिससे कि बॉडी से जो है वो फ्लूइड जो है वो का लॉस जो है कम हो सके। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच निकलेगा, इसको वासोप्रेसिन भी कहते हैं, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले भाग से निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ये, न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकलता है। याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड का पिछला हिस्सा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है बेसिकली वो उसमें हाइपोथैलेमिक सिक्रेशन होते हैं, हाइपोथैलेमस में बने हुए केमिकल उसमें स्टोर होते हैं और वहां से वो रिलीज होता है। ठीक है, तो वासोप्रेसिन या एडीएच रिलीज होगा कब? जब जो है ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, फ्लूइड का लॉस अधिक हो रहा होगा, तब जो है एडीएच और वासोप्रेसिन जो है वो रिलीज होंगे। ठीक है ना। एडीएच क्या करेगा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, वो बोलेगा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करो, वाटर को बेस्ट मत जाने दो। ठीक है, और ये कहां काम करेगा? मैंने आपसे कहा था कि ये काम बेसिकली कहां काम करते हैं, ये डीसीटी पे काम करते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे काम करते हैं। और ये मैंने पहले भी कहा था आपसे कि सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? डीसीटी में होता है और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में होता है। और ये बॉडी के फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाए रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ऑस्मो रिसेप्टर को जो है ऑफ करेंगे। जब बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन हो जाएगा तो ऑस्मो रिसेप्टर जो है वो इंडिकेशन देना बंद कर देंगे और एडीएच का फ्लो जो है वो रुक जाएगा, मतलब पूरा फीडबैक कंट्रोल यहां पर होता है। ठीक है, एडीएच जो होते हैं ये किडनी के फंक्शन को भी बेटा जो है वो रेगुलेट करते हैं, और इसके लिए वो कॉन्स्ट्रक्टरी इफेक्ट जो है ब्लड वेसल पे डालते हैं, मतलब ये ब्लड वेसल्स को भी अफेक्ट करते हैं और इसको ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में भी रोल प्ले करते हैं। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड का फ्लो जो है वो ग्लोमेरुलस की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और इससे जीएफआर बढ़ जाता है। तो एडीएच ब्लड वेसल्स पर भी कॉन्स्ट्रक्टरी इफेक्ट करते हैं। ठीक है, देन The juxtaglomerular apparatus play a complex regulatory role के juxtaglomerular apparatus very important बेटा के ये जैसे ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो जो है वो गिरता है, कम होता है या जीएफआर कम होने लगता है, तब juxtaglomerular सेल जो होती है वे एक हार्मोन रिलीज करती हैं, उसका नाम है रेनिन। उसका नाम क्या? उसका नाम है बेटा, उस हार्मोन का नाम क्या? उस हार्मोन का नाम है रेनिन। के वो एक हार्मोन को जो है वो रिलीज करती हैं जिसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बेटा रेनिन को ये रिलीज करती है। विच कन्वर्ट, और ये रेनिन क्या काम करता है? आप देखो बेटा रिएक्शन के रेनिन क्या काम करता है? विच कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन 1। ठीक है, मतलब एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है कौन? रेनिन। कि याद लिख लेना आप, मैं साफ नहीं लिखा हूं, आप साफ लिख लेना। ठीक है, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है रेनिन। ठीक है, फिर एंजियोटेंसिन 1 जो होता है ये एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है कहां पर? लंग्स में। बेसिकली ये काम होता है लंग्स में। ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकंड बीइंग ए पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर, एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वो पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर होता है और ये ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और इसलिए ये जो है वो जीएफआर को बढ़ाने में ये रोल प्ले करता है। ठीक है, याद रखिएगा एंजियोटेंसिन सेकेंड ऑल्सो एक्टिवेट, ये जो है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स को भी एक्टिवेट करता है जिसके कारण एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। एल्डोस्टेरोन जो होता है वो सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देता है कहां पर? डीसीटी में के। इसलिए ब्लड प्रेशर को ये बढ़ाता है क्योंकि वो फ्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहते हैं इसको हम बोलते हैं, इसको मेडिकल साइंस में हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रास। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के रास कहते हैं के, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते हैं इसको हम लोग मेडिकल साइंस में। ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होती है। ठीक है, क्लियर? अब एक बात और याद रखना के, तो मैंने क्या कहा आपसे? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया रेनिन ने और 1 सेकंड में कन्वर्ट होगा और सेकंड पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर होता है। ठीक है ना, याद रखिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग रिसेप्टर जो होते हैं वे लंग्स में पाए जाते हैं। ठीक है, लंग्स भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 का वायरस है, वो एंजियोटेंसिन वाले रिसेप्टर को ही पकड़ लेता है उठ के, और वही उसका एंट्री पॉइंट होता है। समझ गए ना बात को? उठ के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको मैं।
An increase in blood flow to the atria of the heart can cause release of atrial natriuretic factor. अब हार्ट जो है, हार्ट क्या करता है, हार्ट जो है वो उसके पास हार्ट की अपनी एक कैपेसिटी, कितना ब्लड अंदर जाएगा उसको पंप करेगा उठ के। हार्ट जो होता है उसमें जो ब्लड अंदर आने को होता है हम बोलते हैं प्री लोड, और जो ब्लड बाहर थ्रो करता है उसे आफ्टर लोड कहते हैं। तो इतना है, प्री लोड मतलब अंदर आने वाला ब्लड है, आफ्टर लोड मतलब हार्ट ने पंप जो करके ब्लड जो एरोटा में डाल दिया वो वाला ब्लड हट के। तो होता क्या है कि यदि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है ज्यादा काम करेगा तो फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सोडियम को अंदर ले लिया, वाटर को अंदर ले लिया, तो फ्लूइड का वॉल्यूम 5 लीटर से बढ़ के मान लो ब्लड 6 लीटर हो गया। कैसे हो गया? फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया। फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया तो हार्ट के ऊपर क्या हो गया, हार्ट को पंप करना है। कोई चीज को पंप करना है ना, थोड़ा खाली होना जरूरी है, तभी तो पंप कर पाएगा। यदि आप पूरा हार्ट भर देंगे फुग्गे गुब्बारे जैसा, बलून के जैसा, तो दबा नहीं पाएंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पे हम बलून को हम लोग जो है वो फुग्गा भी वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग के गुब्बारा वर्ड भी यूज करते हैं। तो बलून जैसा पूरे भरे बलून को आप नहीं प्रेस कर, आपने देखा वो बलून जिसकी हवा कम होती है उसको आप प्रेस भी कर सकते हैं उसको आप। तो वो हार्ट का भी वैसा है, यदि हार्ट में पूरा फ्लूइड भर जाएगा तो फिर हार्ट पंप करने में दिक्कत करेगा उठ के। तो हार्ट क्या करता है, हार्ट के पास में भी जो है वो जानकारी है, क्या करता है, वो देखता है कितना फ्लूइड वॉल्यूम प्रेजेंट है। यदि ज्यादा हो रहा है तो वो एक केमिकल रिलीज करेगा। क्या करेगा वो? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ANF को वो रिलीज करेगा के। और ये एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो होता है वो वासोडाइलेशन करेगा, वो आर्टरीज को जो है वो ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, वो ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा। जैसे ही डायलेट करेगा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रकार से ये जो है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है। तो जो हम बोलेंगे एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर होता है ये बेसिकली रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के अपोजिट काम करता है, उस पर नजर रखता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बीपी को ज्यादा शूट कर दे। ज्यादा बीपी शूट होगा तो हार्ट को ब्लड पंप करने में दिक्कत होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्टुरेशन का मतलब क्या होता है। मतलब इट इज द अर्ज टू पास द यूरिन के मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स, मतलब कि मिक्टुरेशन करने में ना, मिक्टुरेशन मतलब होता है यूरिन को पास करना, यूरिन को पास करना, और इसमें मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर। जो भी यूरिन नेफ्रॉन ने बनाया हुआ है, किडनी के अंदर बना है यूरिन, जो वो फाइनली क्या होता है, अब जो कैसे बन रहा है, यूरिन बनने के बाद कलेक्टिंग डक्ट से होकर वो माइनर क्लाइसिस से मेजर क्लाइसिस में आया, रिनल पेल्विस से यूरेटर में आया, यूरेटर ने उसको ब्लैडर में लाकर छोड़ दिया। ठीक है, ब्लैडर में जाएगा, ब्लैडर में ये यूरिन इकट्ठा होता है, और ब्लैडर में जब तक इकट्ठा होता रहेगा जब तक एक सिग्नल ना, यानी क्या होता है, टिल ए वॉलंटरी सिग्नल इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ये ब्लैडर में तब तक स्टोर होगा जब तक कि हम अपनी इच्छा से जो है वो यूरिनेट करने को मैसेज ना दें हमके। ये सिग्नल जो है वो कैसे आता है, मतलब आपको यूरिन पास करने की इच्छा होगी, यूरिन निकल नहीं जाएगा, यूरिन पास करने की इच्छा होगी, आपको लगेगा कि मुझे यूरिन जाना है, क्योंकि आपका ब्लैडर फुल हो चुका है, ब्लैडर के जो स्ट्रेस रिसेप्टर है वो खिंच रहे हैं, और वो आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन भेजेंगे कि भैया ब्लैडर फुल हो चुका है, तो आप जो है वो वॉलंटरी यूरिन को पास कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, द सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द ब्लैडर इफ इट गेट्स फिल्ड। अब एक बात और बता दूं, ये जो सिग्नल आता है यूरिन पास करने का वो कुछ समय के लिए आता है। मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन में जहां पर व्यक्ति को यूरिन जाना है, ठीक है, यूरिनेट करना है उसको, यूरिनेशन करना है उसको, लेकिन वो नहीं जा पा रहा है, तो वो 5-7 मिनट होल्ड करेगा, वो ब्लैडर को वो होल्ड करेगा, उसके बाद सिग्नल आना बंद हो जाएगा। फिर थोड़ी देर तक सिग्नल है, और वो आधे घंटा 1 घंटा और यूरिन पास नहीं करेगा वो, फिर दोबारा सिग्नल आएगा। हालांकि यूरिन को होल्ड करने से कई सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, मतलब ये होता है कि एशिया कोलाई जिनको यूटीआई का प्रॉब्लम है वो मोर कल्टीवेट कर सकता है। ठीक है, तो वो चीजें यूरिन को होल्ड करना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन तब भी ऐसा है कि कभी इमरजेंसी में व्यक्ति यूरिन को होल्ड भी कर सकता है, क्योंकि यहां पर स्ट्रेस सिग्नल होते हैं, एक लेवल के बाद वो बंद हो जाते हैं, फिर और स्ट्रेच करेगा तो फिर नया सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक है, इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर on the walls of the bladder send signal to the CNS के। जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल होती है, जब उसके ब्लैडर भर जाता है तो वो वॉल स्ट्रेच करती है, उसके स्ट्रेच रिसेप्टर जो होते हैं वे सिग्नल को भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। द सीएनएस पासेस ऑन मोटर मैसेज टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ द ब्लैडर एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन के। जैसे ही आप जो है वॉलंटरी सिग्नल देते हैं आपकी, हाँ भाई यूरिनेट करने के लिए सिग्नल पहुंचा, और आप यूरिनेट करने जाते हैं, तो वैसे क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो मसल्स को मैसेज भेजता है, मोटर मैसेज भेजता है, और उससे क्या होता है कि स्मूथ मसल जो है ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, और साथ में जो है वो यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो होता है वो रिलैक्स कर जाता है, और यूरिन को व्यक्ति पास कर पाता है।
ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्टुरेशन के, देख रहे हैं आप, देखो आप एनिमेशन में देखिए किस प्रकार से मैसेज जा रहा है, ये है ना, यूरिन को रिलीज करने की प्रक्रिया को मिक्टुरेशन कहते हैं और इसकी न्यूरल मैकेनिज्म को हम मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। एनिमेशन को ज्यादा ध्यान से देखिएगा, इसे बेटा मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। अब द यूरिन फॉर्म इज लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड, ठीक है। यूरिन का लाइट येलो कलर होता है ड्यू टू द यूरोक्रोम पिगमेंट, यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, है ना, यूरोक्रोम पिगमेंट। इसका पीएच स्लाइडली एसिडिक 6 होता है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक ओडर होती है, ठीक है। ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम यूरिया इज एक्सक्रीटेड पर डे, कि हमारी बॉडी हर दिन 25 से लेकर 30 ग्राम यूरिया को वो रिलीज करती है, ठीक है। और अलग अलग कंडीशन में यूरिन का कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो सकता है। यदि आप पानी कम पीते हैं तो आपका यूरिन का कलर जो है डार्क होगा, डार्क येलो होगा। यदि यूरिन का कलर डार्क येलो है मतलब ये है कि आप वाटर कम पीते हैं, इसलिए मोर कॉन्सेंट्रेट यूरिन रिलीज हो रहा है, ठीक है। यूरिन का कलर यदि जो है वो वाटर जैसा है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, मतलब आपका वाटर इंटेक काफी ज्यादा है, ठीक है। फिर कई दवाओं के लेने पे भी यूरिन का कलर चेंज हो सकता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जब भी आप लोगे तो आप देखना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेने के बाद यूरिन जो आएगा वो येलोइश कलर का यूरिन आएगा, ठीक है। एनालिसिस ऑफ यूरिन helps in clinical diagnosis of many metabolic disorder as well as malfunctioning of the kidney, के जब आप यूरिन का एनालिसिस करते हैं तो उससे आपको कई सारी जानकारी मिलती है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम यूरिन एनालिसिस करते हैं तो यूरिन रूटीन करवाते हैं, तो उसमें हमको यदि एल्बुमिन मिल रहा है तो मतलब किडनी में जो है वो किडनी ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रही, किडनी में कोई डिजीज है, इसलिए एल्बुमिन बाहर हमको यूरिन के अंदर मिल रहा है। नॉर्मली माइक्रो एल्बुमिन जो है यूरिन के अंदर नहीं मिलता है, पर मिल रहा है मतलब किडनी की प्रॉब्लम है, ठीक है। माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। यदि यूरिन के अंदर यदि हमको जो है वो हम देखते हैं कि यूरिन के अंदर यदि ग्लूकोज का लेवल अधिक मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है हमें, यूरिन में ग्लूकोज होता नहीं है, यदि यूरिन में ग्लूकोज मिल रहा है मतलब ग्लाइकोसूरिया हो रहा है, मतलब व्यक्ति को जो है वो डायबिटीज हो सकती है, ठीक है। ठीक ऐसे कई सारी चीजों को हम लोग यूरिन से जो डायग्नोस कर सकते हैं। तो एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एज वेल एज द माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। जैसे कि ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लाइकोसूरिया है, कीटोन प्रेजेंट है, कीटोन बॉडीज तो कीटोनूरिया है के, और ये सब जो है वो मैंने आपसे कहा कि ये सब जो है वो, तो मैंने क्या कहा आपसे कि यूरिन में ग्लूकोज का होना। और अब देखो क्या होता है डायबिटीज में, क्या अब डायबिटीज में समस्या क्या होती है, डायबिटीज में समस्या होती है कि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हायर साइड है लेकिन इंसुलिन नहीं है, और इंसुलिन नहीं है और इंसुलिन के कारण क्या होता है कि आपकी बॉडी ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर पाती है। इतना सारा ग्लूकोज होने के बावजूद, ब्लड में होने के बावजूद सेल्स भूखी हैं, सेल्स जो है वो हंग्री हैं, क्योंकि उनको उस ग्लूकोज को वो यूज नहीं कर पा रही है क्योंकि इंसुलिन नहीं है, तो वो फैट यूज करती हैं। जब वो फैट यूज करती है तो कीटोन बॉडीज बनते हैं। तो यूरिन जब ऐसे लोगों में जो यूरिन निकलती है उसमें कीटोन बॉडीज भी होंगे और ग्लूकोज भी होगा उसमें, तो ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया जो होता है वो डायबिटीज मेलाइटस का जो है वो इंडिकेशन देते हैं, उनके वो डायबिटीज मेलाइटस का इंडिकेशन देते हैं, ठीक है। अब क्या बॉडी में कोई दूसरे ऑर्गन भी हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, और ये करते हैं तो किस चीज को वो एक्सक्रीट करते हैं, तो याद रखिए यानी किडनी, अदर देन किडनी, लंग्स, लिवर एंड अदर देन किडनी के अलावा जो लंग्स होते हैं, लिवर होता है, स्किन होता है, वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के एलिमिनेशन में रोल प्ले करते हैं। मतलब किडनी के अलावा लंग्स हुआ, लिवर हुआ और स्किन हुआ, वो भी एक्सक्रीटरी प्रोसेस के एलिमिनेशन में हेल्प करते हैं। जैसे यार देखो, अब हम यदि लंग्स की बात करें तो लंग्स जो होते हैं बेटा वो हर दिन में यदि हम हर मिनट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली वो बड़ी मात्रा में CO2 को बाहर रिलीज करते हैं 200 ml पर मिनट के, और ये बड़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में वेपर्स, वाटर को भी रिलीज करते हैं। जो वाटर है ना, वाटर का कुछ लॉस जो है वो लंग्स के थ्रू भी होता है इन द फॉर्म ऑफ द मॉइस्चर, ठीक है।
फिर जो लिवर होता है, लिवर बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में, और इसमें जो है वो वाइल बनता है, और वाइल के अंदर बिलीरुबिन, बिलीबर्डिन, कोलेस्ट्रॉल और ऐसे जो स्टेरॉयडल हार्मोन है उनको डिग्रेड करने के बाद जो डेरिवेटिव बनते हैं वो होते हैं, कुछ विटामिन, ड्रग्स, वो कई केमिकल जो है वो लिवर के वाइल के अंदर पाए जाते हैं, और इन सबको जो है वो डाइजेस्टिव वेस्टेज के साथ लिवर बाहर निकलता है। तो लिवर भी एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन केमिकल को डायरेक्टली बाहर निकालने के लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हमारी जो स्किन है, स्किन में क्या है, स्वेट ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड के, यानी पसीना निकालने वाली ग्लैंड को हम स्वेट ग्लैंड बोलते हैं, और जिन ग्लैंड से ऑयल निकलता है उन्हें हम सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं। ये भी जो है वो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं कि स्वेट ग्लैंड जो होती हैं वे वाटरी फ्लूइड को बाहर रिलीज करती हैं, पसीना जो आता है उसमें सोडियम क्लोराइड और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया और लैक्टिक एसिड वो भी पसीने से निकलता है बाहर के। आपने देखा होगा कई लोगों का स्वेट पसीना जो होता है थोड़ा सा बदबू, मतलब एक प्रकार से जो है स्मेली होता है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड निकल रहा होता है, यूरिया निकल रहा होता है, और यदि व्यक्ति जो है पसीना आने के बाद व्यक्ति जो है वो जो है नहाता नहीं है या अपने आप को क्लीन नहीं करता है, तो उस पसीने में कई बार जो है बैक्टीरियल ग्रोथ भी जो है वो हो जाती है, या पसीना में कई बार जो यूरिया होता है वो जो है वो डिकम्पोज भी होने लगता है, तो उससे बदबू भी आने लगती है। बहुत सारी चीजें होती है, यानी सबका पसीना अलग अलग तरह का होता है। कुछ लोगों को स्वेटिंग होने के बाद में जो है वो स्किन की एलर्जी बीमारियां हो जाती है, क्योंकि वो उनके पसीने से होती है, क्योंकि कुछ केमिकल निकलते हैं जो इरिटेट करते हैं स्किन को। ठीक है, फिर तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलिटेट ए कूलिंग इफेक्ट करना होता है बॉडी सरफेस का, लेकिन इसके अलावा आप देखोगे तो ये सॉल्ट को भी, पसीना, अधिक पसीना आने पे सॉल्ट भी बॉडी से बाहर निकल रहा होता है, वाटर भी बाहर निकल रहा होता है, जो कि एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म का एक हिस्सा है। ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड जो होती है वो ऑयल ग्लैंड होती हैं, जो वास्तव में कुछ ऑयल्स को बाहर रिलीज करती हैं, और इसके थ्रू वो स्ट्रॉयल को, हाइड्रोकार्बन को, कुछ वैक्सेस को भी जो है वो बाहर निकालती है। तो हम कहते हैं कि ये जो केमिकल्स बाहर रिलीज करती है सेबेशियस ग्लैंड, ये वास्तव में स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में आते हैं। तो मैं कह रहा हूं आपको, कई लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि हम बार बार चेहरा धोएंगे, बार बार साबुन लगाएंगे तो उससे हमारा चेहरा निखर जाएगा। मैं कहता हूं कि बल्कि उससे कई सारे फंगल इन्फेक्शन लग जाते हैं, कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन आता है, क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर जो है जो ऑयल निकलता है, नेचुरली जो ऑयल निकलता है वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का होता है, वो सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है, वो उसका प्रोटेक्शन का एक तरीका होता है। इसलिए हमेशा जब भी आप जो है वो चेहरा बार बार धोते हैं यदि, तो उसके लिए आप जो है वो जो है माइल्ड सोप का इस्तेमाल करें, स्ट्रॉन्ग सोप का यूज नहीं करें। कई बार आप सिंपल वाटर से भी चेहरा साफ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सीक्रेशन होता है प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग जो है स्किन पर प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप क्या आप जानते हैं कि कुछ स्मॉल अमाउंट में जो नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं वो सलाइवा से भी बाहर रिलीज होते हैं, कि मतलब ये भी बॉडी सीक्रेशन का एक हिस्सा होगा, इससे भी जो है कुछ केमिकल जो है वो बाहर होते हैं, नाइट्रोजनस केमिकल। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे उत्सर्जन तंत्र के क्या डिसऑर्डर हैं उन पर हम बात करते हैं। कि देखो बेटा, यदि हम ओवरऑल यहां पे अब एक काम करते हैं, पहले हम एक छोटा सा ब्रीफ रिवीजन करते हैं, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जो अब तक हमने पढ़ा है उसका हम एक ब्रीफ रिवीजन करते हैं, ठीक है ना, ताकि दिमाग में बैठ जाए। देखो बेटा, मैंने आपसे कहा था बेटा कि फ्लेम सेल्स प्रोटोनेफ्रिडिया प्लेटीहेल्मिन्थस में होती है, कुछ रोटिफर में होती है ना बेटा, पढ़ा था। एम्फिऑक्सस में होती है, वो भी याद रखना स्टेटमेंट के। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था बेटा, मैंने आपसे कि मेलपिजन ट्यूब्यूल्स जो है इंसेक्ट्स के अंदर देखने मिलते हैं, कि हमको जो है हमने कहा था, और हमने नेफ्रिडिया के बारे में बात किया था, हमने हमें एनिलिडा में देखने मिल रहा था। फिर मैंने आपसे ह्यूमन किडनी के बारे में कहा था कि ह्यूमन किडनी में कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है, मेडुला जो है वो मेडुलरी पिरामिड के फॉर्म में होता है, मेडुला के बीच में जो है कॉर्टेक्स के एक्सटेंशन होते हैं, कॉलम के समान दिखाई पड़ते हैं, रीनल कॉलम ऑफ वर्टिन कहते हैं हमके। और जो रीनल मेडुला होता है उसका जो एपेक्स वाला हिस्सा होता है, जो उसका नुकीला पतला सिरा होता है, वो माइनर कैलिक्स में जुड़ा होता है, माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स में जुड़ता है, और मेजर कैलिक्स जो रीनल पेल्विस में ओपन करता है। रीनल पेल्विस वो ब्रॉड हिस्सा होता है जहां पे हाइलम जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, और इस हिस्से से जो है हाइलम वाले हिस्से से जो यूरेटर होता है, ब्लड सप्लाई है, रीनल आर्टरी, रीनल वीन, वो सब वहां पे जुड़ा होता है, रीनल नर्व वहां पे जुड़ी होती है। ये तो पढ़ा हमने अच्छे से, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो नेफ्रॉन है वो कैसे होते हैं, एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, दूसरे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या होता है बेटा, लूप ऑफ हेनले लंबा होता है, मेडुला के अंदर तक गया होता है, वो भी देखा हमने के। फिर नेफ्रॉन में क्या होता है, मैंने कहा था नेफ्रॉन में मेलपिजियन कार्पसूल होता है, मतलब बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के बोलते हैं। ग्लोमेरुलस क्या होता है, वो कैपिलरी का गुच्छा होता है। एफरन आर्टेरियल आता है, गुच्छा बनता है, इफरन आर्टेरियल बाहर निकलता है। इफरन आर्टेरियल बाहर निकलने के बाद पेरीट्यूबुलर
कैपिलरीज को बनाता है, और एक ऐसी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल होती है उसको वासा रेक्टा बोलते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन की जब हम ट्यूब्यूल्स की बात करें तो उसमें जो है कप समान जो है वोमन कैप्सूल होता है। फिर पीसीटी होता है, पीसीटी जो है 70 से लेके 80% रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी के थ्रू होता है, जो वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स कट के। फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है जो केवल वाटर के लिए परमेबल होती है, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले केवल इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल होती है, वाटर नहीं इंटर करेगा, वाटर नहीं बाहर निकलेगा, केवल इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल होती है। फिर वो डीसीटी में जाकर जुड़ेगी, डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल में आके जाकर जुड़ेगी, और डीसीटी में जो है वो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे, और सिक्रेशन यहाँ पे चीजों का होता है। फिर डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट में जाकर जुड़ेगा, बेटा याद आया एकदम। फिर मैंने आपसे कहा था कि काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में होता है। यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, एक तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है बेटा, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन होता है, तीसरा जो है वो सिक्रेशन होता है, ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब है कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में बढ़ते हुए क्रम में ऑस्मोलिक प्रेशर को जो है मेंटेन किया जाता है, और इसमें जो लूप ऑफ हेनले में जो फिल्ट्रेट का फ्लो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन होता है, डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे आता है, असेंडिंग में ऊपर जाता है, वासा रेक्टम में भी अपोजिट डायरेक्शन होता है, ठीक है ना बेटा, क्लियर। अब ये देखो मैंने ब्रीफली एक बार फिर से आपको बताया कि एकदम इमेज मतलब मेरे सामने जब मैं बोल रहा हूं ना तो मेरे सामने पूरा इमेजिन हो रहा है कि ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर हमको सर ने बताया था, ठीक है, और वो बेटा वो याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। पहली बात यूरेमिया के माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, यदि किडनी ठीक से काम नहीं करेगी तो यूरिया ब्लड में इकट्ठा होने लगेगा, और ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ना जो है वही यूरेमिया कहलाता है, और ये बड़ा हार्मफुल होता है और इससे किडनी फेल कर जाती है। यदि ब्लड के अंदर यूरिया काम बढ़ रहा है तो ये धीमे धीमे ये जो है किडनी इसको टैकल नहीं कर पाएगी, किडनी फेल कर जाएगी। किडनी के फेलियर का बड़ा कारण ये होता है क्योंकि यूरिया का लेवल एक लेवल से ऊपर होगा तो फिर किडनी काम नहीं कर पा रही है। और आपको बता दूं मैंने तो पेशेंट देखे हुए कि जब यूरिया लेवल जब कभी ना यूरिया लेवल बढ़ता है ना तो व्यक्ति अंडबंड बकने लगता है। किडनी की बीमारी में व्यक्ति पागल जैसा व्यवहार करने लगता है क्योंकि यूरिया ब्रेन तक पहुंचता है तो वो आदमी का फंक्शनिंग जो है वो गड़बड़ा जाता है। मैंने देखे हैं पेशेंट ऐसे, ठीक है। इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव बाय ए प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। तो ऐसे पेरेंट में ऐसे पेशेंट्स में जो है यूरिया को बाहर निकालने के लिए, ब्लड से निकालने के लिए किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है तो व्यक्ति का डायलिसिस करना पड़ता है, उसे हीमोडायलिसिस बोलते हैं। हीमोडायलिसिस में क्या होता है बेटा, एक डायलिसिस मशीन होती है जो उसका काम इतना होता है कि आपके ब्लड में से वो यूरिया निकाल के अलग कर देगी, बाकी सभी चीजों को वापस से रीपंप कर देगी। तो इसमें क्या होता है, ब्लड को जो है वो एक आर्टरी से बाहर निकालते हैं और इसको जो है दूसरी आर्टरी से जो है इसको जो है वो वापस से बॉडी में डाल देते हैं। लेकिन इसके बीच में जब आर्टरी से ब्लड को बाहर निकाला, ब्लड को बाहर निकाल के डायलिसिस मशीन में इसको इंटर कराया गया। डायलिसिस यूनिट जो होती है वो आर्टिफिशियल किडनी के समान होती है और उसमें से यूरिया को बाहर निकाल देगी वो, और रेस्ट ऑफ द ब्लड को वापस से बॉडी में पंप कर दिया जाएगा। ठीक, ब्लड को हम एक आर्टरी से निकालते हैं और इसमें जो है एंटी कोगुलेंट जो है इसमें ऐड किया जाता है, हेपेरिन को इसमें ऐड करते हैं। ऐड करने के नहीं तो बाहर निकलने के बाद ब्लड तो क्लॉट कर जाएगा ना बेटा के, तो आर्टरी से ब्लड निकालते हैं, डायलिसिंग यूनिट में पहुंचता है जहां पर इसमें एंटी कोगुलेंट हेपेरिन को मिलाया जाता है। और इस यूनिट में क्या होता है बेटा, इसमें जो है वो एक क्वाइल्ड सेलोफैन ट्यूब होती है जिसके आसपास डायलिसिंग फ्लूइड होता है। अब याद रखिए क्या होती है, एक क्वाइल्ड जो है वो सेलोफैन ट्यूब होती है, आसपास डायलिसिंग फ्लूइड होता है, और डायलिसिंग फ्लूइड का जो कंपोजिशन होता है बिल्कुल प्लाज्मा के समान होता है। फर्क इतना सा होता है कि इसमें नाइट्रोजनस वेस्टेज नहीं होते हैं, इसलिए जैसे ही जो है ब्लड इसके अंदर आता है तो नाइट्रोजन वेस्टेज जो है डिफ्यूज होकर जो है वो डायलिसिंग फ्लूइड में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन जो होती है वो मॉलिक्यूल्स को कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग बाहर निकलने में हेल्प करती है। चूंकि डायलाइजिंग फ्लूइड में जिस फ्लूइड में आपने जो ब्लड निकाला वो एक सेलोफेन ट्यूब से वो कहा गया, वो उस लिक्विड के अंदर गया। वो अब लिक्विड में क्या है, जो लिक्विड के अंदर डुबोया ट्यूब को अपने, उस लिक्विड में यूरिया नहीं है उसमें, तो यहां से यूरिया निकल के सीधा बाहर पहुंच जाएगा, डिफ्यूज कर जाएगा बाहर उठ के। नाइट्रोजन वेस्टेज जो है वो डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं होते, इसलिए क्या होता है ये आसानी से बाहर निकलकर ब्लड से तुरंत बाहर वो निकल जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, फिर ब्लड को बॉडी में पंप करने के पहले वीन से क्या करते हैं, वीन से ब्लड को बॉडी में वापस से पंप करते हैं, लेकिन उसके पहले उसमें एंटी हेपेरिन केमिकल मिला देते हैं। और एंटी हेपेरिन केमिकल मिलाने से क्या होता है कि जो हेपेरिन है उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है और ब्लड जो है बॉडी में वापस पहुंच जाता है। नहीं तो क्या होगा, बॉडी में जो है वो ब्लीडिंग कर जाएगा, इंटरनल ब्लीड हो जाएगा, इसलिए एंटी हेपेरिन मिलाना पड़ता है। और ऐसे ये जो मेथड है इससे हजारों पेशेंट का हर दिन जो है वो डायलिसिस किया जाता है और यूरेमिक पेशेंट को जो है वो बचाया जाता है।
और आज भी आप देखेंगे कि लॉकडाउन जब लगा ना, तो लॉकडाउन के दौरान कई लोगों की डेथ इसलिए हो गई जिनको जिनको डायलिसिस करते थे रेगुलर में, वो डायलिसिस नहीं करा पाए, ठीक है, हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम, सब जगह प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसे में बहुत बड़ा मेडिकल इशू हो गया। कहते हैं कि कोविड-19 में कई पेशेंट ऐसे भी डेथ हुआ उनका जिनको नॉर्मल ट्रीटमेंट मिलना था वो भी नहीं मिल पाया उन लोगों को, जस्ट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, ठीक है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है व्यक्ति को जीवित रखने के लिए, ठीक है। फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं, तो ये यदि किडनी का फेल हो गई या किडनी काम नहीं कर रही है, तो एक्यूट रीनल फेलियर में सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि किडनी को ट्रांसप्लांट कर दें हम, ठीक है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल मेथड कि इसमें किडनी को ट्रांसप्लांट करने पे जो है वो सक्सेस रेशियो काफी अधिक है इसका, लेकिन किडनी जो है वो रिलेटिव की या नियर बाय व्यक्ति के लिए जाती है, क्योंकि जितना डिस्टेंट के व्यक्ति की किडनी लेंगे उतना अधिक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा और उसके लिए उतना अधिक इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन हमको देना पड़ता है, ठीक है। एक फंक्शनिंग किडनी जो है ट्रांसप्लांटेशन किया था उसको एक डोनर से ले आता है, और डोनर जितना अधिक क्लोज रिलेटिव होता है डोनर, उतना अधिक चांस होता है कि व्यक्ति का इम्यून सिस्टम उसको कम से कम रिजेक्ट करेगा, और जब इम्यून सिस्टम कम रिजेक्ट करेगा तो किडनी के एक्सेप्टेंस का चांस बढ़ जाएगा, तो व्यक्तियों को ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल रहेगा उठ के, ठीक है। ये एक सक्सेसफुल मेथड है, लेकिन ये मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसेस हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। एक कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक होती है, हर कोई किडनी को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता है। अब एक बात क्लियर कर दूं, कई लोगों ने बीच में एक खबर उड़ाई, लोगों ने कहा कि कोविड के नाम पर जो है डॉक्टर्स लोग जो है ऑर्गन निकाल रहे हैं, किडनी निकाल रहे हैं। भाई मैं क्लियर कर दूं, किडनी को निकालने के लिए आपका अच्छा कोटि का सर्जन होना बहुत जरूरी है। जैसे आप मुझसे बोल दें, आप, मैं एक फिजिशियन हूं, मैं एक डॉक्टर हूं जो दवाएं लिखता है, मेडिसिन का डॉक्टर हूं मैं, के मुझे बोल देंगे आप किडनी निकाल लो आदमी की, मैं नहीं निकाल पाऊंगा। समझ गए बात? कोई मजाक है क्या कि हाथ डाला निकाल लिया किडनी? अरे किडनी निकालने के लिए कहां से कट लगाना है, कहां करना है, किधर निकालना है, तो मजाक थोड़ी ना है। किडनी निकालने के लिए आपको टॉप क्लास सर्जन चाहिए। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि कोई भी किसी की किडनी निकाल लेगा, हार्ट निकाल लेगा, लंग्स निकाल, अरे कोई मुर्गा मुर्गी है जो निकाल लोगे उसका आप, ठीक है, इंसान है, ऐसा थोड़ा निकाल लेंगे आपको उसके लिए एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है उसके लिए, ठीक है। तो ऐसा इतना आसान नहीं है ये कि निकाल ले कोई किडनी और लगा ले। किडनी निकालना, लगाना, ये इट्स ए वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। रीनल ट्रांसप्लांटेशन जो है वो कोई हलवा थोड़ी ना है, कोई भी कर ले। इसलिए ये जो अफवाह है ना, ये भारत में ऐसा है कि कोई भी अफवाह तुरंत फैल जाती है। किसी ने बोला अभी बीच में कि वैक्सीन लगवा लेने वाले जितने लोगों ने वैक्सीन लगवाया वो 2 साल के अंदर मर जाएंगे। अब बताओ, हद है। मतलब बचपन में से इतनी वैक्सीन लगी हम सब लोगों को, जन्म लेते इतनी वैक्सीन लगवाई हम लोगों ने कि हम जिंदा रहे इसलिए। अब ये बोल रहे हैं कि ऐसा, मतलब कुछ भी, और वो व्हाट्सएप पे ऐसा वायरल करता है, मतलब लोग उसको फॉरवर्ड भी कर रहे होते हैं। अरे मेरे को फॉरवर्ड करते हैं लोग यार, शर्म में ही नहीं आती। फिर बाद में देखते हैं सर जानने के लिए कहता सच है कि नहीं है। अरे यार तुम पढ़े लिखे लोग, दिमाग लगाओ अपना, गूगल पे करके देखो, साइंटिफिक एविडेंस देखो क्या बोल रहा है आदमी के। खैर अब बात करते हैं बेटा, हम रीनल कैल्कुलाई की बात करते हैं, कि रीनल स्टोन की बात करते हैं। स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट के, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट की बात करें हम के, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, इस तरह के जो सॉल्ट होते हैं ये कई बार किडनी में जमा हो जाते हैं और स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं, और इनको हम रीनल स्टोन कहते हैं। रीनल कैल्कुलाई, कैल्कुलाई मतलब रीनल स्टोन के लिए हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस? जब हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो याद रखना बेटा हमेशा कि जैसे ही आप आइटिस वर्ड यूज करते हैं, जैसे ही आप आइटिस वर्ड यूज करते हैं, तो क्या मतलब इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन हो गया है तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, ओके, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी, और ये किडनी के फंक्शनिंग को काफी हद तक ये अफेक्ट करता है, ठीक है ना। चलिए यहां पर हमारा चैप्टर जो है, वन ऑफ दी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर जो है वो पूरा होता है हमारे यहाँ पे। हमने एक एक लाइन एनसीईआरटी का कवर किया, हमने सारे डायग्राम भी कवर किया, हमने सारी बातें की, यहां पर हमने समझा उसको हमने बेटा, ठीक है। अब आपको, आपकी जिम्मेदारी है कि आप डीपीपी को लगाएं, क्वेश्चंस को लगाएं, और मैं क्लियर कर दूं आपसे 5 से 7% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लेक्चर में डिस्कस किए हुए नहीं होंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन होंगे और उनको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद रखिए उसको, क्योंकि देखो बेटा ऐसा है ना, कंपटीशन है तो इसलिए मैं तो कोई चांस नहीं लूंगा आपसे। मैं 100% एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा, मैं कुछ भी लेफ्ट और राइट जाऊंगा तो आप बोलोगे सर एनसीईआरटी आती है, क्यों फालतू पढ़ा रहे हो, कैसा कर रहे हो, तो वो सब चीजें मुझे नहीं सुननी आपसे, है ना। मुझे मेरा काम मालूम है। कई लोग अब मुझे बहुत ज्ञान देने लगे कि सर ये भी कर दो। अरे भाई हमको हमारा काम मालूम है, आप अपने काम से काम रखो, पढ़ो, ज्ञान मत दो, ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान देने के लिए आपके शिक्षक के टीचर है बेटा। हम खुद चाहते हैं ना कि हमारा इंस्टीट्यूट टॉप पे हो, हमारा इंस्टीट्यूट टॉप पर हो, उसके लिए हम जमकर मेहनत करेंगे। हमारा इंस्टीट्यूट टॉप पर हो, हमारा बच्चा टॉप करे, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे।
बहुत जमकर मेहनत करेंगे, हर चीज को, बेहतर चीज को अडॉप्ट करेंगे। हमारा बच्चा कब टॉप करेगा? जब वो हमारी बातों को मानेगा। जब वो अपनी बातें बनवाने लगेगा तो वो टॉप नहीं कर पाएगा। इसलिए प्लीज पढ़ने पे फोकस कीजिए। चलिए, कभी कभी डांट जरूरी होती है बेटा, है ना? ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए।